तो आप क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंटम को आप कह सकते हैं उसमें चेंज नहीं आएगा। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो है अगर वही वर्क करेगा तो हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज जीरो अंडा, कि जैसे ही ये यहाँ आएगा तो नॉर्मल फिर वर्टिकल लगेगा, फिर वो दीवार भी इसको कोई धक्का नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि इस वेज पे नॉर्मल लगेगा ऐसे, तो उसका कोई कंपोनेंट यहाँ नहीं। तो हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। और मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं लेकर के आपके सामने लेक्चर नंबर 6 सेंटर ऑफ मास का। और आज हम जो बात करने जाएंगे वो बात करने जाएंगे इंपल्स की, लेकिन कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन के एक आध क्वेश्चंस रह गए थे, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे और फिर हम बात करेंगे इंपल्स की। तो फटाफट से हम करते हैं आज के सेशन का आगाज, शुरुआत। तो चलिए, तो ऑब्वियसली मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे, फिर इसके बाद हम इंपल्स के बारे में बात करेंगे। ये सवाल करवाने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं फिर भी कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने जो अब तक पढ़ लिया है वो ये पढ़ लिया है। रिकैप, अगर मैं एक क्विक रिकैप आप लोगों को दे दूं तो रिकैप अपना ये है कि अगर आपके पास एक्स एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल जीरो है तो आप क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। मोमेंटम को आप कह सकते हैं उसमें चेंज नहीं आएगा। मोमेंटम किसका? उस सिस्टम का जिसपे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। और सिस्टम का मोमेंटम जो है वो सेंटर ऑफ मास का भी मोमेंटम होता है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम में कोई परिवर्तन या चेंज नहीं आएगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। कौन से डायरेक्शन वाली? जिस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है। अगर हर डायरेक्शन में फोर्स जीरो तो हर डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसी प्रकार हमने फिर जो बात करी थी वो ये कि हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास ओनली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ही वर्क कर रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो है अगर वही वर्क करेगा तो हम क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, है कि नहीं? नहीं तो फिर अपना वर्क एनर्जी थ्योरम तो जिंदाबाद है ही। तो ये कंसेप्ट अपने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के हैं जो आपको ये बताते हैं कि जब भी आपसे डिस्कस किया जा रहा हो कि भैया स्पीड निकालिए, तो स्पीड निकालने की बात जब भी जहां पर की जाएगी तो आपको सीधे सीधे दिमाग में सबसे पहली जो बत्ती जलनी चाहिए वो एक बार चेक कर लेना कि क्या मोमेंटम कंजर्व है। क्या है तो अच्छी बात है, लगा देना। और दूसरा, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन, ये दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स के लिए। तो अगर वेलोसिटी की बात हो रही है तो आप जरूर इस बारे में भी सोचें। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक ऑन द वेज। यहां पर हर सरफेस स्मूथ है, यहां कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। मतलब ये वेज जो है वो भी फ्रीली मूव कर सकता है, ये तो फ्रीली मूव करेगा ही करेगा। तो सवाल आपको यहां पर दिया गया है, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है तो अब ध्यान से सुनो। मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है तो देखो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे ये ब्लॉक इस पे चढ़ने लगेगा तो एक नॉर्मल इस पे इधर लगने लगेगा और उस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर भी आ रहा होगा, उसकी वजह से ये 2m इस तरफ मूव करने लगेगा। तो अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ये भी इस बार मूव करने लगेगा, क्योंकि सरफेस कैसी है आपकी? वो है स्मूथ, फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि यार ये इस पे चढ़ते जा रहा है और ये भी आगे मूव करते जा रहा है। इसी मोमेंट पर जब हमने देखा तो हमने कुछ ये देखा क्या कि ये चलते चलते कुछ ऐसा आगे आ चुका है, ठीक है? ये चलते चलते कुछ आगे आ चुका है और ये जो ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक मान लो कुछ h हाइट अचीव कर चुका है। अब ये और ऊपर नहीं जा रहा। ध्यान से सुनना जो मैं अब कह रहा हूं। मैंने कहा भैया यही इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसी को मैं क्या कह रहा हूं? h मैक्स। तुम कहोगे सर इसका मतलब ये यहां पे रुक जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, इसके 2m के रेस्पेक्ट में ये और ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब 2m के रेस्पेक्ट में ये रुका हुआ है। बात समझ रहे हो?
भाई 2m देख रहा है उसको आते हुए, अच्छा कि भाई साहब ये आ रहा है मुझ पे चढ़ गया और अब और ऊपर नहीं जा रहा, तो 2m क्या कहेगा, 2m कहेगा कि भाई तू मेरे रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में तू और ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन क्या ये पूरा सिस्टम चल रहा होगा? जी हां, ये इसके रेस्पेक्ट में रुका हुआ है या ये इसके रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, इसका मतलब यह दोनों की वेलोसिटी सेम है। और मैं आपको कल ये बता चुका हूं कि अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होती है तो वो वेलोसिटी आपकी सेंटर ऑफ मास के इक्वल ही आएगी। वजह उसकी क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। v1 और v2 अगर सेम हो गए, कॉमन आके निकल जाएंगे, m1 m2 से m1 m2 कट जाएगा और आपका vcm आ जाएगा कितना? v। तो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वही होगी, तो इस वक्त ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चल रहे होंगे। अब अगर बात की जाए तो इस वक्त इस दौरान भी मोशन एक्स डायरेक्शन में ही है, सिर्फ ये मूव कर रहा है, ये मूव ही नहीं कर रहा है। इस दौरान भी मोशन एक्स डायरेक्शन में ही है। तुम कहोगे सर ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि भाई ये मैक्सिमम हाइट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्स डायरेक्शन के अंदर बात करूं तो क्या एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है क्या? ऑन सिस्टम ऑब्वियसली जी हां। तुम बोलोगे सर ये एक दूसरे पे नॉर्मल लगा रहे हैं वो, अरे मैंने कहा यार ये नॉर्मल तो इंटरनल है। सर mg जो लग रहा है वो, मैंने कहा वो वर्टिकल है। सर ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा है वो, मैंने कहा यार वो भी वर्टिकल है कि नहीं? तो भाई यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज 0 अंडा, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर 0 है तो आप एकदम बड़े ही शान के साथ यू कैन अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। तो आप क्या कहेंगे? P इनिशियल आ रहा है आपका mu, P फाइनल कितना आ रहा है आपका? 3mvcm। अगर ये मोमेंटम कंजर्वेशन आपको देखो मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगाना पड़ा? VCM निकालने के लिए। अगर तुम कहते हो सर जी VCM तो मेरे को ऐसे ही पता है, मैंने कहा कैसे पता है भाई? अरे सर जी m1u1 m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। m1u1 m2 का इनिशियल वेलोसिटी 0 है अपॉन m1 प्लस m2, तो ये तो सर वैसे ही आ रहा है u/3। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि वो u/3 है, इधर ये लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से भी आपको वही निकल के दिख रहा है कि VCM इज व्हाट? u/3। तो ये आप क्या कह रहे हो कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो या तो आप डायरेक्ट ऐसा बोल दो कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी, या फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से ये चीज निकाल लो, दोनों ही एक बात है। अब जो दूसरी चीज बचती है वो क्या? क्योंकि हम वेलोसिटी से डील कर रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो यहां पे कौन कौन वर्क कर रहा है। तुम कहोगे जी देखो mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉर्मल इस पे जो लग रहा है तो ये तो ऐसा मूव कर रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है तो वर्क डन 0 है। और नॉर्मल इंडिविजुअल ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे नॉन जीरो वर्क कर रहा है, इस पे भी नॉन जीरो वर्क कर रहा है। लेकिन मैंने ये आपको बताया हुआ है वर्क पावर एनर्जी में कि नॉर्मल का वर्क ऑन द होल सिस्टम इज ऑलवेज 0। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि 2m के ऊपर नॉर्मल पॉजिटिव वर्क कर रहा है। कैसे? इधर वो धक्का दे रहा है तो उसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, तो इस कंपोनेंट की वजह से ही वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन 2m इज नॉन जीरो पॉजिटिव, m पे कितना आएगा? नेगेटिव। टोटल मिला के हमेशा 0 रहेगा, ये याद ही रखना है आपको, ये बताया है मैंने वर्क पावर एनर्जी में। तो अगर मैं लगाता हूं क्या यहां पर सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि मैं लगा सकता हूं क्योंकि इन दोनों के बीच का नॉर्मल का नेटवर्क 0 है, ग्राउंड से नॉर्मल का भी वर्क 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है किसके? फोर्स के। ओनली ग्रेविटी इज डूइंग वर्क, तो यू कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। सो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। इनिशियली अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कितनी एनर्जी थी, तो तुम बोलोगे सर देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ऐसे ही फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो इनिशियली ये ब्लॉक मूव कर रहा है कुछ u स्पीड से, तो मैं क्या लिखूंगा? हाफ m u स्क्वायर। और ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। ये अगर यही रेफरेंस पे पड़ा है तो इसकी पोटेंशियल को मैंने कह दिया 0। तुम कहोगे सर इस ट्राइंगुलर वेज की पोटेंशियल एनर्जी, ट्राइंगुलर नहीं है मतलब जो भी है इस वेज की पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको मैंने बता रखा है कि वेज की पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी निकलती है उसके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन से। तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां भी आ रहा होगा कि जो भी हाइट होगी, तो अभी जो हाइट है सेंटर ऑफ मास की, बाद में भी इस मोमेंट पे भी वही हाइट है।
तो आपको साफ दिख रहा है कि ये वेज जो है वो किसी ऊंचाई पे या नीचाई पे नहीं गया है। इस वेज की जो यहां पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी यहां रहेगी, क्योंकि ये ना ऊंचा उठा है ना नीचे गया है। तो अगर आप यहां जो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे उस तरफ भी वही पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, कट जाएगी। कहने का मतलब है अगर आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू एम की पोटेंशियल एनर्जी मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन जितनी भी है फाइनली भी क्या बोलूंगा मैं, फाइनली पहली बात काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा, ये दोनों मिलके कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं, VCM से, और ये कितने ऊंचाई पे आ गया है, h ऊंचाई पे आ गया है, तो इसलिए ये आ जाएगा h max। तो मैं ये कह रहा था कि जो 2m है उसकी काइनेट पोटेंशियल एनर्जी पहले भी और बाद में भी सेम है, तो कट जाएगी। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, इसकी 0, इसकी पोटेंशियल ये लिख दी, इसकी पोटेंशियल 0। ये जब h हाइट पे गया तो इसकी पोटेंशियल mg h max, इसकी काइनेटिक हाफ m VCM स्क्वायर, हाफ 2m VCM स्क्वायर, एक साथ लिख दिया। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना, जो कट रहा है वो काट देना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई m और ये m ये कट जा रहा है, और VCM की वैल्यू उठा के पटक दो, कितना, u/3। आपको जो यहां से मिल जाएगा रिजल्ट वो क्या मिल जाएगा भाई, ये हाफ और ये u स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा। वहां से जब आप इसको लेके आओगे इधर तो ये u/3 का स्क्वायर u/9, 3 से 9 जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1 - 1/3, क्योंकि वो हाफ जो है और u स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास g × h max। यहां से बड़ी आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, h max की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा, ये u²/3 आ जाएगा। तो h max जो आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा, u² जो कि है 2gh, ये रख दिया मैंने 2gh बाय 3 आ जाएगा यहां से, तो ये बाय 3 और g से ये डिवाइड कर दिया, तो ये 2h/3 आ गया। मतलब ये पूरी हाइट अचीव नहीं करेगा, ओनली 2/3 जाएगा उसका। अच्छा, बाय चांस मान लो अगर ये h से ज्यादा आ जाता, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए ये जो h max आ रहा है वो कैपिटल H से भी ज्यादा ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब ये इसको लीव करके उछल के बाहर गिर जाएगा। समझना इस बात को, ठीक है। तो उस केस में चीजें कुछ अलग होती। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। यहां पे अब कुछ नहीं किया, बस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम लगाने की तो जरूरत भी नहीं थी, वो डायरेक्ट ही मुझे पता है कि VCM इज u/3। चलिए आगे बढ़ते। तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं तो लीनियर मोमेंटम वाज कंजर्व्ड हमेशा इन x डायरेक्शन, ठीक है, y डायरेक्शन में कंजर्वेशन नहीं था लीनियर। एक और सवाल करते हैं यहां पे, बड़ा ही प्यारा सवाल है। इस सवाल में आपको क्या दिया गया, अगेन देयर इज अ वेज, इस टाइप का कुछ वेज दिया गया है। ये शेप जो है आधा सर्कल है जिसका रेडियस है r, और यहां पर ये जो मास है वो है आपका m, ये है 2m। इधर एक दीवार है, इस दीवार से स्लिप होता हुआ नीचे आता है, नीचे आके ये ऐसा ऊपर चढ़ने लगेगा। ये सरफेस पूरी कैसी है, स्मूथ है ना, यहां फ्रिक्शन है, अगेन फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर। इस पूरी की पूरी सरफेस कैसी है, स्मूथ है। आपसे यहां पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक ऑन द वेज ऑन द अदर साइड, है ना, मतलब वेज के अदर साइड पे कितना हाइट अचीव कर लेगा ये, ठीक है। मतलब अगर ये आपका रेफरेंस है, इससे कितनी ऊंचाई पर यहां ये ऐसा आएगा तो कितना ऊंचाई तक जाएगा वो, ये आपसे पूछ रहा है। अब इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना बातों को। ऑब्वियसली बात है कि आप लोग इतना तो सोच ही रहे होंगे कि यार ये जब इधर से ऐसा स्लिप होता हुआ आएगा, ध्यान से सुनना चीजों, जब ये इधर से ऐसा स्लिप होते हुए आ रहा है, मान लो अभी ये इस मोमेंट पे आ गया, इधर नॉर्मल लग रहा है ऐसे और इस पे नॉर्मल लग रहा है कुछ ऐसे, हाँ के ना, बिल्कुल हाँ। अब इस वेज के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है इस डायरेक्शन में, उसका ये वाला कंपोनेंट तो वेज को दीवार की तरफ चिपकाने की कोशिश कर रहा है, और दीवार जो है वो उसको जाने देगी नहीं उस तरफ। तो ये वाला कंपोनेंट इसको इधर धक्का दे रहा है, और वहां दीवार होने की वजह से ये उधर नहीं जा पाएगा। तो आप यहां पे समझे पहली बात कि इधर ये वेज जो है वो उस तरफ नहीं जा सकता, और जब मोशन ऐसा हो रहा है उस दौरान ये दीवार इस वेज को एक फोर्स लगाएगी इस तरफ, किसको बैलेंस करने के लिए, इस नॉर्मल के कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए। कब तक लगेगा ये फोर्स, जब तक कि ये यहां नहीं आ जाता, क्योंकि जैसे ही ये यहां आएगा तो नॉर्मल फिर वर्टिकल लगने लग जाएगा।
फिर वो दीवार भी इसको कोई धक्का नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि इस वेज पे नॉर्मल लगेगा ऐसे, तो उसका कोई कंपोनेंट यहां नहीं है। मेरे हिसाब से यहां तक ये बात आपको समझ में आ रही होगी बड़े आसानी से। अब सुनना, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या यहां से लेकर यहां तक पूरे सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा सकता हूं क्या, और लगा सकता हूं तो किस डायरेक्शन में, क्या वो एक्स होगी या वाई होगी? आराम से सोचो और फिर मैं जवाब देता हूं। पॉज करके सोचना है, पॉज करके सोचो। यहां से जब ये यहां आया, क्या एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो? तो जवाब है नहीं। ना ही एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है और ना ही वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वेज पे इस दीवार ने इस दौरान एक फोर्स लगा दिया है। यहां से जब ये यहां आया तब फोर्स लगा दिया है, तो यहां से लेकर यहां तक देयर इज नो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन। वाई में तो वैसे भी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये यहां से ऊपर चढ़ने लगेगा, तो ऊपर चढ़ते ही इस पे वापस से नॉर्मल लगने लगेगा, इधर और एक इधर। अब ये वही पिछले सवाल जैसी बात हो जाएगी। ये इधर से चलने लगा तो क्या होगा? इधर से चलने लगा तो ये नॉर्मल इधर लगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, और वो कंपोनेंट अगर इधर आएगा तो उसकी वजह से ये आगे चलने लगेगा। ये सवाल अगर देखा जाए तो ये एकदम रद्दी सवाल है। सर हर सवाल को रद्दी कह देते हो आप, तो ये है सच में रद्दी। क्यों रद्दी है? क्योंकि यही सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहां कर चुके हैं सर? मैं समझाता हूं ना, देखो अभी। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है कि जब ये इधर से ऐसा नीचे आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी, आप बस इसी को देखें, क्योंकि इस पे तो कुछ वर्क हुआ ही नहीं है, तो हिला ही नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी ने इस पे वर्क किया है। तो यहां अगर इसको रेस्ट से रिलीज किया गया है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? कितना नीचे आ गया है? ये आ गया है r डिस्टेंस नीचे। तो आप सीधे सीधे इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी कह सकते हैं कितनी? आप सीधे सीधे कह सकते हैं इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी √2gr, √2gr। और अब ये इस पे चढ़ने लगेगा, तो जैसे ही चढ़ने लगेगा तो ये भी मूव करने लगेगा। क्या ये पिछले सवाल जैसा ही सवाल नहीं हो गया? ये m और ये 2m, ये वाली वेलोसिटी जब ये चढ़ने वाला था तो ये वाली वेलोसिटी है √2gh। कितना हाइट तक जा सकता था वो? h तक। तो यहां पर भी क्या यही कहानी नहीं है कि यहां पे ये √2gh की जगह r है? तो भाई साहब ये हाइट भी तो आपके पास r ही है, और ये सब कुछ वही h हाइट तक चढ़ने वाली कहानी है। तो क्या होगा? ये ऐसा ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऐसा ऊपर जाएगा, और कितने हाइट को अचीव करेगा? ये हाइट को अचीव करेगा आपके पास वही जो वहां पे किया था, जो कि है 2h/3 मतलब 2r/3। तो यहां पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हाइट अचीव्ड बाय द ब्लॉक ऑन द अदर साइड मींस, मैं इसको बना देता हूं, यहां से यहां तक तो कांटेक्ट छूटेगा ही नहीं। इसके बाद जब कांटेक्ट छूटेगा तो मान लो ये थोड़ा ऐसा आगे आ गया है, तो आगे आ गया है तो ये कितना हाइट तक जा पाएगा? ये जा पाएगा बस इतना। भाई सब डेटा सेम है इसलिए मैंने दोबारा सॉल्व नहीं किया। डेटा थोड़ा सा अलग होता, मतलब मास अलग होता, कुछ वेलोसिटी अलग अलग होती, तो मैं तरीका वही लगाता, रिजल्ट कुछ अलग आता। लेकिन यहां पे डेटा भी वही है तो रिजल्ट भी आपका एग्जैक्ट वही का वही आ जाएगा। तो ये कितना? 2r/3 तक ये ऊपर जाएगा। आई बात समझ में? तो ये तो अपनी कहानी हो गई, 2m और ये m। अब मैं क्या पूछ रहा हूं कि जब ये इधर ऐसा जा रहा होगा, अब तुमसे वही पूछा जाए कि पूरा सिस्टम, तो पूरा सिस्टम आपको पता है कितने से चल रहा होगा? पूरा सिस्टम चल रहा होगा VCM से। लेकिन ये याद रखें, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम इस पोजीशन के बाद से कंजर्व है। तो इस मोमेंट पे, जब ये इस मोमेंट पे आ गया, उस वक्त पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? वो होगी आपकी v/3, mv/3m, तो v/3। तो इसलिए यहां पे आपका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी आपकी √2gr/3। अब क्या होगा? ये वापस नीचे आएगा। तो ये जब वापस नीचे आएगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब ये वापस नीचे आ रहा है उस दौरान, देखो यहां से यहां गया तब भी इसके ऊपर नॉर्मल ऐसा ही लग रहा था, तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट इसकी स्पीड बढ़ा रहा है। और ये जब ये नीचे आएगा तब भी नॉर्मल इस पे ऐसा ही लग रहा है, तो नॉर्मल का कंपोनेंट अभी भी इसकी स्पीड बढ़ा रहा है। इसका
फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट आपका ये है कि फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 2m ड्यूरिंग द मोशन। आपको यह बताना है कि 2m की मैक्सिमम स्पीड कहां होगी ड्यूरिंग द मोशन। ये आपको खुद से देखना होगा कि कहां 2m की मैक्सिमम स्पीड है। इस बात को आप समझें कि हो क्या रहा है। दोबारा से मैं बताता हूं। यहां से जब ये ऊपर जाने लगा, भाई यहां से यहां आने तक तो 2m हिला भी नहीं था, मोमेंटम भी कंजर्व नहीं था, ना एनर्जी कंजर्व थी, लेकिन इसके बाद ये आगे चलने लग जाएगा और अब मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा क्योंकि सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है कि दीवार से कांटेक्ट छूट चुका है। तो जब ये ऊपर गया उस दौरान नॉर्मल इस वेज पे ऐसा लग रहा था, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो स्पीड को बढ़ा रहा है, और ये जब वापस नीचे आ रहा है तब भी नॉर्मल तो ऐसा ही लग रहा होगा वेज पे, तो कंपोनेंट ऐसा ही आ रहा है। तो कब तक नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा? यहां से जब ये ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा तब तक नॉर्मल उस पे एक कंपोनेंट इधर लगाता रहेगा, उसकी स्पीड बढ़ाता रहेगा। जैसे ही वापस ये इस पोजीशन पे आ जाएगा उसके बाद ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो फिर ये स्पीड इधर एक नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा। समझ रहे हो कि वापस जब यहां आएगा उसके बाद जैसे ही इधर चढ़ने लगेगा तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो अब 2m को स्लो डाउन करेगा। तो साफ साफ ये अपने को समझ में आ जाता है, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर कि क्या ये बात तुम्हें समझ में आई क्या, कि 2m की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कब होगी? जब ये ऊपर जाके दोबारा यहां आ रहा होगा तब इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, क्योंकि उसके बाद तो इसकी स्पीड कम होने लग जाएगी। तो मुझे वही स्पीड निकालनी है। कहानी अपने पास क्या हो जाएगी, इसमें आप भी सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी साथ साथ सॉल्व कर देता हूं, आप फिर मैच कर लेना, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, कौन से मोमेंट से? इस मोमेंट से। इस मोमेंट से जब ये कहां था, ये हमारा इस पोजीशन पे है, अब इसकी वेलोसिटी हमको पता है ये v है, और v हमें पता है √2gr है। 2m जो है वो रेस्ट पे है भाई साहब, ये अभी रेस्ट पे। तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तो क्या होगा ऊपर जाके जब ये वापस नीचे आ रहा होगा, इस दौरान ध्यान रखना आप कि इस वक्त सेंटर ऑफ मास चल रहा है। सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? अभी सिमेट्री की वजह से सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास चल रहा है तो सेंटर ऑफ मास मान लो कुछ इतना चल चुका होगा। क्या कहा मैंने? सेंटर ऑफ मास कुछ मान लो इतना चल चुका होगा, तो आप कुछ ये कह सकते हैं कि जब वो वापस नीचे आएगा कुछ आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि ये जो है वो आ रहा है स्लिप होता हुआ इधर, और इसकी वेलोसिटी तो इधर ही होगी। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूं v2 और इसको मैं कह देता हूं v1। ये दोनों मैंने विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ लिखी। अब मेरे पास ना ही v1 की वैल्यू मुझे पता है और ना ही v2 की वैल्यू मुझे पता है, और अगर मुझे v2 की मैक्सिमम वैल्यू v2 की वैल्यू निकालनी है, यहां पर यहीं पे ये मैक्सिमम होगी, तो ऑब्वियसली मुझे दो इक्वेशन चाहिए। एक है मेरे पास मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये आ जाएगी अपने पास क्या, mv, इनिशियल मोमेंटम कितना था mv, और फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम है माइनस का mv1 और प्लस का 2mv2। m ये कट जाएगा और ये अपने पास आएगा 2v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू v। ये आपकी है पहली इक्वेशन। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, तुम इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो कि सर आपने यहां से यही मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगाया, जब वो ऊपर चढ़ चुका है उस पोजीशन से लेकर जब वो वापस नीचे आया, मतलब ऊपर चढ़ने से लेकर नीचे आने तक ये मोमेंट क्यों लिया? यार तुम्हारी मर्जी है, तुम ये मोमेंट से ये मोमेंट यहां पे निकालना है तो इसको तो लेना ही है। अब इनिशियल तुम ये लेते हो या ये लेते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। ये वाला मोमेंट नहीं ले सकते इनिशियली, ये ध्यान रखना बस। इनिशियली आप ये वाला मोमेंट जो है वो नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते इनिशियली आप ये वाला मोमेंट? के पीछे वजह है ये, क्योंकि मोमेंटम यहां से लेकर आगे तक कंजर्व नहीं है, इस पोजीशन के बाद से मोमेंटम कंजर्व है। जब वो यहां आके कितना आ गया था, √2m
2g r उसकी स्पीड आ गई थी। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या बोलूंगा कि यार जिस लेवल पे ये था अभी भी ये उसी लेवल पे है ना, ये ऊंचा गया या नीचा गया, ऐसा मत बोलना नीचे आ गया सर, अभी तो इधर बनाया है, तो सेम लेवल पे ही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ना 2m की और ना ही m की, दोनों की ही चेंज नहीं हुई है, तो आप कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी यहां थी वही काइनेटिक एनर्जी यहां होगी। कहने का मतलब आप कह देंगे कि हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर हाफ 2m और v2 का स्क्वायर, तो हाफ 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 m m m, ये तो कट गया। और अब आप किसी एक वैल्यू को उठा के यहां रख दीजिए और आपके पास यहां से v2 जो है निकल जाएगा। तो मैं v1 की वैल्यू रख देता हूं, v1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, वो आ रही है 2v2 माइनस v इसका स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2v2 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2v2 का स्क्वायर। और अगर मैं यहां से देखूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको है ना मैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास भी कर सकता हूं। इसी सवाल को सॉल्व, जो कल मैंने बताया था ना मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास भी सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, बाकी खैर हम इधर से ही देख लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये आ जाएगा अपने पास v स्क्वायर, ये आ जाएगा 4v2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस का 4v2v और प्लस का 2v2 का स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर एक कट जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा 0 इस तरफ, और यहां से एक v2 कॉमन आ गया, तो ये 4v2 4 और 2 आ जाएगा 6v2 और ये माइनस का 4v। ठीक है, तो तुम देखोगे तो कल वो स्प्रिंग जैसा रिजल्ट यहां निकल के आ रहा है। ठीक है ना, तो v2 की एक वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 0, और दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी v2 की वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी अपने पास 2v/3। यही आपकी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसको तुम सेंटर ऑफ मास से भी क्विकली कर सकते हो, वही मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी वो मैंने तरीका बताया था कल। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को या इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल को हम देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगेन क्या दिया गया है, सवाल सुनो। होल सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सो फाइंड स्पीड ऑफ m and 2m when string becomes vertical, tension and normal at that time। कैसा, तो यहां दिया गया है वो समझे हम पहले। तो ये आपको एक मास, ये एक फ्रिक्शनलेस रॉड दी गई है, ये सब कुछ गिवन है। कैसी रॉड है ये, फ्रिक्शनलेस रॉड है। यहां ये आपको एक बीड दिया गया है, एक मोती है या रिंग है जो इस रॉड में पिरोया हुआ है, ये स्मूथली इस पे मूव कर सकता है। इस मोती से एक धागा हमने बांधा हुआ है, एक स्ट्रिंग हमने बांधी हुई है जिसकी लेंथ L है, और उस स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है उस पे हमने एक m मास को बांधा हुआ है। अब इस पूरे सिस्टम को यहां से हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर ये फिक्स होता तो ये ऐसा सर्कल करता हुआ ऑसिलेट करता रहता, ये तो तुम भी समझते हो अगर ये फिक्स होता तो, लेकिन आप भी ये जानते हो कि ये फिक्स तो है नहीं। तो ये जैसे ही नीचे आएगा तो ये स्ट्रिंग, आप समझते हो इस बात को कि ये स्ट्रिंग जैसे ही कुछ ऐसे बनेगी तो स्ट्रिंग का टेंशन का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो इस बीड को इधर मूव करवाएगा, तो ये बीड भी आगे चलेगा और ये ब्लॉक भी नीचे आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये स्मॉल m सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं। सर्कुलर मोशन में तब होता जब ये पॉइंट फिक्स्ड होता, तो स्मॉल m जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा गलती कर देते हैं लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कि हाँ अच्छा ये घूम रहा है तो ये सर्कुलर, नहीं नहीं नहीं, ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा। हाँ लेकिन ये जरूर है, अगर कोई बोले कि 2m के हिसाब से m सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2m पे अगर तुम बैठे हो तो तुमको m हमेशा l यूनिट्स की दूरी पे दिखेगा, तो 2m के हिसाब से m इज डूइंग सर्कुलर मोशन, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। अब थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूं, आप फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। यहां हो क्या रहा है, यहां पर आप इस बात को समझें कि ये पूरे सिस्टम के ऊपर नीचे mg लग रहा है, ऊपर इधर नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल रॉड से जो आपको पूछा भी गया है निकालना है। रॉड जो नॉर्मल लगाएगा बीड पे कितना, रस्सी में कुछ टेंशन भी लग रहा है, लेकिन x डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। इवन इस पोजीशन पे भी जब आप बात करेंगे तो रस्सी पे बिल्कुल इस बीड के ऊपर x डायरेक्शन में फोर्स आया,
इस पार्टिकल के ऊपर भी एक्स डायरेक्शन में टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा, बट ओवरऑल फॉर द होल सिस्टम, आप समझ रहे हो, पूरे सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो पूरे सिस्टम पे देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में आप मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप जो है इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी अब मैं इसको बता दे रहा हूं कि भाई कैसे क्या क्या चीजें यहां पर रहेंगी, आप भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा कि भाई मैं ये जानता हूं कि अपने पास एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कि 0 भी दिया गया है। कौन सी डायरेक्शन का, रेस्ट से है ना, रेस्ट से छोड़ा है, दोनों रेस्ट पे है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम 0 ही रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज ऑल्सो 0, डिस्प्लेसमेंट भी उसका 0 है। सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में हिलेगा ही नहीं, वो सिर्फ ऐसा नीचे गिरेगा, नीचे मूव करेगा। तो कोई अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो इट इज ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आप ये जानते हो कि यार अगर ये 2m है और अगर ये m है तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई कर रहा होगा ना। अब ये एक ही लेवल पे मान लेना, ऐसा नहीं कि सर ये थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास आपका लाई कर रहा होगा यहां से l/3 के दूरी पर, क्योंकि ये 1/2 मास रेशियो कितने का आ रहा है, 1/2। 1/2 मतलब टोटल 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा रखो इसके पास, बाकी 2 हिस्से रखो इसके पास। तो सेंटर ऑफ मास का जो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां से 2l/3 और यहां से l/2। तो आपको ये बात समझनी है, जब स्ट्रिंग वर्टिकल होगी तो वर्टिकल होने पर आप ये जानते हो कि सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन को नहीं छोड़ सकता है, सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता यहां कि ये स्ट्रिंग जो है, सॉरी ये बीड जो है वर्टिकल होने पर ये कुछ यहां आ जाए और ये यहां आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये, क्योंकि ऐसा भाई सेंटर ऑफ मास इस लाइन को छोड़ के यहां आ ही नहीं सकता है। अगर ये दोनों इधर आ गए मतलब सेंटर ऑफ मास यहां है, तो ये इस लाइन के इधर भी वर्टिकल नहीं हो सकता, ये इस लाइन के इधर भी वर्टिकल नहीं हो सकता। तो आपको ये बात समझनी होगी, ये जो बीड और ये मास जब ये वर्टिकल होगी स्ट्रिंग, उस वाले कंडीशन पे क्या कहानी होगी, उस वाले कंडीशन पे कुछ ऐसी कहानी होगी, ये एग्जैक्टली जहां सेंटर ऑफ मास है उसी जगह आके वर्टिकल होगा। और ये कैसा चल रहा होगा भाई, इसको समझना, ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो इसके ऊपर हमेशा जब तक ये वर्टिकल नहीं हो जाती तो टेंशन का एक कंपोनेंट आ रहा है जो इसको इधर धक्का दिए जा रहा है, तो उस वजह से इसकी कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी। कितनी आ चुकी होगी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मैं कह देता हूं कुछ आ चुकी होगी u। तो ये जो m है इसको भी धक्का लग रहा है, तो ये तो अभी ऐसे ही जा रहा होगा, इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि रस्सी के अलोंग कंपोनेंट आ नहीं सकता, तो ये ऐसा जा रहा होगा रस्सी के परपेंडिकुलर, तो ये ऐसा जा रहा होगा। और ये ऐसा जा रहा होगा तो ये वेलोसिटी आप सीधे सीधे कह सकते हो 2u। अभी अब मैंने डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाला है भाई, है ना। तो मैं अभी चलो एक बार कहने को कह देता हूं कि ये v2 है और ये v1 है। तो तुम कहोगे सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने, तो भाई डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया कि एक्स डायरेक्शन का आपका जो मोमेंटम था इनिशियल और फाइनल, वो क्या आएगा, वो आएगा सेम। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल कितना है 0, और फाइनली ये जो m2 है वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है, वो जा रहा है v2 से इस तरफ, और m1 जो है वो कितने वेलोसिटी से जा रहा है, वो जा रहा है v1 से इस तरफ। तो आपको साफ दिख रहा है कि v1 इज इक्वल्स टू 2v2। अगर मैं v2 को u बोलता हूं तो v1 2u आ जाएगा। तो ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपने लिख दिया यहां पर। अब मेरे को जो है क्या करना है, मुझे यही तो बताना था कि स्पीड कितनी होगी दोनों की। तो u अगर निकल जाएगा तो 2u भी निकल जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास एक ही वेरिएबल है, कौन, u। और मुझे क्या करना होगा, मुझे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन में लगा देता हूं फिर। तो एनर्जी कंजर्वेशन जैसे ही मैं लगाता हूं तो टोटल एनर्जी इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल, क्या ये बात समझ में आ रही। टोटल एनर्जी इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल वो हमें क्या कहेगी, वो हमें कहेगी कि भाई इनिशियली ये रेस्ट पे था,
इनिशियली अगर ये रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी आप इनिशियल दोनों की 0 लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मान लो आपने रेफरेंस ये ले लिया तो दोनों की 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जरा लिखते हैं हम क्या है। तो मैंने इसी लेवल को रेफरेंस मान लिया है, इस लेवल को मैंने क्या मान लिया है, रेफरेंस। तो आप इस बात को समझें कि इनिशियली तो दोनों ही नहीं चल रहे थे तो काइनेटिक 0 होगी, रेफरेंस आपने यही ले लिया है पोटेंशियल एनर्जी का तो दोनों की पोटेंशियल भी 0 होगी। काइनेटिक की जब आप बात करोगे इसकी तो ये आ जाएगा हाफ, इसका मास है 2m और इसकी स्पीड कितनी है वो मैंने कही है u, तो हाफ 2mu²। और ऐसे ही यहां से जब इसकी आप बात करोगे तो ये आ जाएगा हाफ mu²। और पोटेंशियल की जब बात करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये वहीं पे 0 पड़ा और ये नीचे आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का mgl, क्योंकि रेफरेंस से आप नीचे आ गए हो L यूनिट्स, जो जो कट रहा है वो आप काट दो, तो भाई 2 से 2 कट रहा है, m से m कट रहा है, तो ये आ जाएगा u² प्लस u²/2 जो आ जाएगा 3u²/2 और ये आ जाएगा gl। तो आपके पास यहां से रिजल्ट आ गया 3u²/2 इज इक्वल्स टू gl। और मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि u की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है √2gl/3। ऑब्वियसली मैंने बहुत गचपच करके लिख दिया है लेकिन बात समझ में आ गई होगी। ये u की वैल्यू आएगी तो आपको u मिल गया u मिल गया आपको। तो अब स्पीड मिली है लेकिन टेंशन और नॉर्मल भी निकालना है, तो आओ टेंशन और नॉर्मल की भी बात करते हैं। तो हमने क्या कह दिया है, हमने कह दिया है कि जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो गई है, जब ये स्ट्रिंग कैसी हो गई है, वर्टिकल, ठीक है ना, तो ये कितना था अपने पास, 2m था ना भाई, ये था अपने पास 2m और ये था अपने पास m, ये जा रहा है 2u से और ये इस वक्त जा रहा है u से, और ये स्पीड जो है हमने कितनी निकाल ली है, ये निकाल ली है 2gl/3 आई थिंक। एक बार दोबारा देख लेते। अब आपके पास ये कहानी है, अब आपको निकालनी है भाई साहब टेंशन। टेंशन कितनी होगी और नॉर्मल कितना होगा। इस बीड को ऐसा ऊपर नॉर्मल भी लग रहा होगा। अब टेंशन निकालने का एक बहुत ही प्यारा तरीका यहां पर यह है कि आप क्या करो, विथ रेस्पेक्ट टू 2m चीजों को देखने लग जाओ। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू 2m चीजों को देखेंगे। सर ये आइडिया क्यों आया आपके दिमाग में, इसीलिए क्योंकि 2m के रेस्पेक्ट में सर्कल कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है, फिर कोई लफड़ा है ही नहीं यहां पे। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जैसे ही आपने विथ रेस्पेक्ट टू 2m चीजों को देखा, 2m क्या कहेगा, 2m कहेगा साहब मैं तो रेस्ट पे, मैं कैसा हूं, मैं हूं रेस्ट पे, और मैं जो अपनी वेलोसिटी है उसको अपोजिट डायरेक्शन में देख के देखता हूं। तो मुझे ये जो m है वो 2u से तो जाता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन मैं अपनी वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में दूंगा तो ये मेरे को 3u से जाता हुआ दिख रहा होगा। एक तरीके से ये आपकी वेलोसिटी है m की विथ रेस्पेक्ट टू 2m, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू 2m दैट इज 3u। और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी l। अभी बात खत्म नहीं हुई है। जब भी आप किसी फ्रेम पे बैठते हो जो मूविंग है, क्या ये मूविंग है, जी हाँ बिल्कुल मूविंग है। अगर किसी फ्रेम पे बैठते हो जो मूविंग है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कहीं वो एक्सेलरेटेड फ्रेम तो नहीं है। चेक करते हैं इसको। यहां अगर हम देखेंगे तो ये बीड जो है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो इतनी बात क्लियर है कि जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, पूरे मोशन के दौरान ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो वाई डायरेक्शन में तो इसका कोई एक्सेलरेशन बनता ही नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो एक्सेलरेशन अगर होगा तो इसी एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में नहीं होगा। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका कभी भी नहीं है। हाँ, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जरूर है इसका, लेकिन वो तब है जब ये कुछ ऐसा एंगल बना रहा है। तो जब ये एंगल बना रहा होगा तब इसका एक एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में, और उस एक्सेलरेशन की वजह से ये फ्रेम आपका हो जाएगा कैसा, नॉन इनर्शियल। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस मोमेंट पे टेंशन तो वर्टिकल लग रही है,
इसके ऊपर जो नॉर्मल है वो भी वर्टिकल लग रहा है और इसका खुद का जो mg है वो भी वर्टिकल लग रहा है, तो देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। सो यहां पर इसका एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0 और y में तो 0 है ही। तो एक्सेलरेशन जो है किसका, इस बीड का, ये आपको समझना है कि ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 0। और जैसे ही ये एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये फ्रेम आपका कैसा है, इनर्शियल। समझ रहे हो सवाल की इंपॉर्टेंस? ये बहुत अच्छा सवाल है एक तरीके से, मतलब टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना। इनर्शियल है ये, और ये क्या कह रहा है, ये तुम्हें कह रहा है कि भैया देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 2m के हिसाब से इसके ऊपर सिर्फ रियल फोर्सेस ही लग रहे होंगे, एक T और एक नीचे की तरफ mg, और इसकी रेडियस है l। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा किसका, m का, विथ रेस्पेक्ट टू 2m, क्या 2m के रेस्पेक्ट में अगर ये सर्कल कर रहा है तो वो रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, v²/r। तो इसको सर्कल दिख रहा है ना, बात ध्यान से सुनना, इसको ये सर्कल में मूव करता हुआ दिख रहा है, तो v जो लिखोगे वो भी इसके हिसाब से लिखोगे। अर्थ के रेस्पेक्ट में सर्कल से मूव, सर्कल में नहीं मूव कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि तुम सोचो 2u² लिख दो, नहीं 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 नहीं, 2m के हिसाब से ये सर्कल में मूव कर रहा है 3u के स्पीड से, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 3u²/L। और आप अब क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे यहां पर कि एक फोर्स लग रहा है ऊपर, एक फोर्स लग रहा है नीचे, और नेट एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। तो रेडियल डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए। तो रेडियल डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं और फोर्स मैं लगा रहा हूं किस पे, इस m वाले ब्लॉक पे। तो हम यहां से कहेंगे कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इज टेंशन माइनस mg इज इक्वल्स टू इसका मास और इसका एक्सेलरेशन जो आ जाएगा 9u²/L। क्लियर है क्या ये बात? और u आप निकाल चुके हो। यहां से अब आप जो है क्या कीजिए, t की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यह आ जाएगा आपके पास mg 9/L m और u²। तो u² कितना आ जाएगा, 2gl/3। l से l कटा, अरे मेरे भगवान, l से l कटा, 3 से ये 9 गया 3 टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास कितना, 6mg प्लस mg। तो टेंशन आपका आ गया है 7mg। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। सिंपल कैलकुलेशन है, कहीं कोई मेरे हिसाब से मैंने कोई मिस्टेक पुस्टेक नहीं की है, सारी चीजें एज इट इज बढ़िया से डाली है। अब अपना बच गया नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। नॉर्मल के लिए आपको पता है कि इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है ही। तो 2m की बात कर लो आप, कौन से डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन। और क्या लग रहा है, उसका खुद का वेट। तो नॉर्मल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा t जो कि है 7mg प्लस 2mg। ये आ जाएगा भाई साहब अपने पास कितना, 9mg। तो ये आपका जो है नॉर्मल आएगा, ये आपका नॉर्मल आएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये चीज यहां पर सॉल्व होगी। अब यहां मैं आपको एक घर पे ट्राई करने के लिए एक चीज दे रहा हूं। उसमें आपको ये करना है कि यू हैव टू फाइंड, कि प्लीज सब लोग अटेम्प्ट ना करें, सब लोग अटेम्प्ट ना करें। आपको ये बताना है कि जब वो थीटा एंगल पे होगा कुछ, जब वो थीटा एंगल पे होगा, तब व्हाट इज द टेंशन एक्टिंग इन दिस स्ट्रिंग। ये सब के लिए नहीं है, थोड़ा सा हिंट मैं देना चाहूंगा फिर भी, कैसे करते हैं इस वाले सवाल को सॉल्व। यहां पे इसकी वेलोसिटी लिखना भी बड़ा डिफिकल्ट वाला काम हो जाएगा, इतना आसान नहीं रहेगा इसकी वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये सर्कल में चल रहा है। इतनी बात क्लियर है कि ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, बात क्लियर है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। इसके रेस्पेक्ट में
या ऐसा बोल देते हैं, चलो इसको मैं वी बोल देता हूं। ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा और इसके रेस्पेक्ट में ये सर्कल कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये बात समझना, u जो है ना वो एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी है। u क्या है? u इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू 2m। सर ये आप क्या कर रहे हो? ये मैं NLM के स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूं, आपको ध्यान हो तो। वेज कंस्ट्रेंट में भी हमने कुछ ऐसी बात करी थी, जब हम एक्चुअली डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि कहां पे वो जा रहा होगा, तो किसी के रेस्पेक्ट में अगर आप बता पा रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में देख लो, इसके रेस्पेक्ट में ये ऐसा परपेंडिकुलर जा रहा होगा, तो इसने क्या नहीं देखी? खुद की वेलोसिटी। तो खुद की वेलोसिटी और पकड़ा दो इसको। नहीं समझ में आई ये बात तो सुनो, हमने क्या कहा? वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू 2m, इट इज व्हाट? इट इज u वेक्टर, u वेक्टर, ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ 2m। ये आपने कितना मान लिया है? u अननोन है, u और v दोनों अननोन है। अब अगर आप वेलोसिटी ऑफ m लिखना चाहते हैं तो क्या आपको साफ साफ ये दिख नहीं रहा है? ये u प्लस वेलोसिटी ऑफ 2m आ जाएगा। मतलब u जो है उसका वेक्टर एडिशन विथ, मतलब किससे वेक्टोरियली ऐड करना है? वेलोसिटी ऑफ 2m जो कितना था? v। तो भाई ये तो बहुत लॉजिक, मतलब बहुत सिंपल भी है। अगर 2m इसकी वेलोसिटी u देख पा रहा है तो 2m क्या नहीं देख रहा है? ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ये क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें से 2m ने अपनी वेलोसिटी घटा रखी है, तब जाके आपको ये मिल रहा है। m की वेलोसिटी में से 2m ने अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर रखी है, तब आपको ये मिल रहा है। तो आपको m की वेलोसिटी कब मिलेगी? देखो, m की वेलोसिटी में से 2m ने अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर रखी है, तब जाके आपको u मिल रहा है। तो आपको ये कब मिलेगा? जब आप इसमें 2m की वेलोसिटी ऐड कर दोगे। 2m ने अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर रखी थी तो आपको ये मिल रहा था, तो जब आप 2m की वेलोसिटी ऐड कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर देना है। तो करते क्या है, जब रिलेटिव पता है और ये रिलेटिव पता है और विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ लिखना है, तो इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव मुझे पता है तो v मैंने ऐड करवा दी। ये कंसेप्ट हो गया अपना। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे लगाना है, जो करना है वो करना। बात यह है, इधर आपके पास दो वेरिएबल से दो इक्वेशन चाहिए, तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन बिल्कुल लगा लेंगे। चलो यार मैं बता ही देता हूं इधर भी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की जब मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा 2mv, ये सॉरी इनिशियल तो क्या था? 0 था, है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा था। फाइनल कितना है? 2mv। और ये जो है वो कितने से जा रहा है? ये जा रहा है इस तरफ v से, इस तरफ v से। ये एंगल आपके पास कितना है? 90। ये है थीटा। ये एंगल कितना आएगा? ये आएगा 90 माइनस थीटा। तो u देखो, इसका मुझे x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट चाहिए, तो इसके दो वेलोसिटीज है। दो में से एक वेलोसिटी तो x में है ही, दूसरी वेलोसिटी x में नहीं है, तो उसका कंपोनेंट ले लूंगा। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो u cos 90 माइनस थीटा, जो कि आ जाएगा साइन थीटा। लेकिन डायरेक्शन इस तरफ क्योंकि नेगेटिव, तो ये आपका आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये एक रिलेशन आएगा u और v में। दूसरा रिलेशन एनर्जी कंजर्वेशन का। तो आप बिल्कुल बड़े आसानी से देखो, अगर मैं रेफरेंस यही लेके चल रहा हूं तो इनिशियल एनर्जी में पोटेंशियल दोनों की 0, काइनेटिक भी दोनों की 0। यहां पर जब फाइनली जब ये वाले मोमेंट पे आ गया है तो इसकी पोटेंशियल तो 0, इसकी पोटेंशियल ये कितना नीचे आ गया है? L साइन थीटा नीचे आ गया है। तो L साइन थीटा अगर ये नीचे आ गया है तो माइनस का mg L साइन थीटा पोटेंशियल होगी। काइनेटिक देखो आप कैसे लिखेंगे। काइनेटिक जब आप इसकी लिखोगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात है इसकी काइनेटिक लिखना। भाई इसकी काइनेटिक कैसे लिखोगे? इसकी काइनेटिक लिखनी है तो आपको इसके नेट स्पीड का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो या तो ऐसा करो कि x डायरेक्शन का कंपोनेंट और y डायरेक्शन के कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड करके निकाल लो, या डायरेक्ट भी निकाल लो कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। इन दोनों के बीच का एंगल है अपने पास 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो इन दो का रिजल्टेंट जो आएगा अपने पास, वेलोसिटी ऑफ m जो आएगी वो आ जाएगी मेरे पास कितनी? अंडर रूट ऑफ
ये स्क्वायर, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करना ना, ये स्क्वायर प्लस 2u v cos 90 माइनस थीटा, ये आपको इसका स्पीड आएगा, तो इसका स्क्वायर करना है, तो ये स्पीड है हाफ m और स्पीड का स्क्वायर, तो वो रूट हट जाएगा, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख लेना। यहां से आपके पास क्या आएगा, यहां से आपके पास जो है दूसरी इक्वेशन आएगी। अब आप क्या कर सकते हो अब आप जो है v की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ u यहां पटक दो और फिर इसको सॉल्व कर लो। थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा लेकिन सॉल्व इस तरीके से होगा। और फिर दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट कहानी में जो बताऊं, चलो इधर और सिंपलीफाई कर देता हूं तुम्हारे लिए। ये मैंने कह दिया 60 डिग्री, या 60 डिग्री ना लेकर, क्योंकि इधर कॉस और साइन दोनों आ रहे हैं। देखो इधर भी साइन आ रहा है, अच्छा इधर साइन ही आ रहा है, देखो इधर भी साइन है, यहां भी साइन है, वहां भी साइन है। तो ऐसा कर देते हैं, मैंने तुमको सवाल क्या बोल दिया कि भैया 30 डिग्री पे बता देना, ठीक है। तो तुम्हारे लिए जो सवाल हो गया 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे अब तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यू हट गई ना, तो वो वैल्यू तो निकल गई। अब तुम्हारे पास दो ही वेरिएबल है, वी और यू, सॉल्व कर सकते हो, सिंपल मैथ्स है। तो वी और यू तुम निकाल लेना 30 डिग्री के लिए कितना आएगा। अब जो बात है टेंशन निकालना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। टेंशन निकालने की जब हम बात करेंगे, ठीक है ना, टेंशन निकालने की जब हम बात करेंगे, इस बात को आप थोड़ा सा समझ के चलना। ये जो बीड है इस बार ये एक्सेलरेटेड है, ये जो फ्रेम है वो कैसा है, वो है एक्सेलरेटेड, और ये अपना आ गया m, ये आ गया अपना 2m। तो ये जो 2m है वो है एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड होने की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेटेड होने की वजह से दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, तो जब आप इक्वेशन लिखने बैठोगे, सॉरी एफबीडी बनाने बैठोगे, तो टेंशन आएगा, ये mg भी आएगा, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है तो एक स्यूडो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि आएगा मास इसका और एक्सेलरेशन किसका, 2m का, तो ये स्यूडो फोर्स भी आएगा इस डायरेक्शन। और फिर कहीं जाके आप रेडियल डायरेक्शन में जब इक्वेशन लिखोगे, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, इसके रेस्पेक्ट में, तो टेंशन तो आ जाएगी, इसका एक कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसका आएगा कॉस कंपोनेंट, और यहां से आपके पास जो है इसका एक साइन कंपोनेंट आएगा। बात ये आती ये कैसे निकालोगे, तो ये भी टेंशन के टर्म्स में निकलेगा। कैसे, इधर से आपको क्या दिख रहा है, टी, एक कंपोनेंट आएगा इधर कितना, टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा की वजह से इसका एक्सेलरेशन आएगा। तो आप ये बात समझो कि टी कॉस थीटा इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ 2m इन एक्स डायरेक्शन। यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2m जो आपका आएगा वो आएगा टी कॉस थीटा अपॉन 2m। ये वैल्यू उठा के यहां पटकना, तब फोर्स मिलेगा और तब जाके वो चीज सॉल्व होगी। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज थी भैया, ऐसे पढ़ाते नहीं है, मैंने तुमको पढ़ा दिया, चलो तुम्हारे लिए कर दिया भाई, है ना, ठीक है। तो मैं जानता हूं ये पढ़ाने के बाद काफी लोग जो है ना एकदम ऐसा अगेंस्ट हो जाएंगे, पता नहीं ये क्या पढ़ा रहा है ना, लेकिन मुझे पता है कि ये मैंने तुम्हें जो डिलीवर किया है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सच बता रहा हूं, नहीं पढ़ाई जाती है ये बातें मेरे भाई, जो मैंने तुम्हें यहां पे बताई है, नहीं पढ़ाई जाती है हर जगह पर। तो अब तुम देख लो कि तुमको वो हायर टेस्ट जो है उसको अचीव करना है, या फिर तुम एवरेज क्राउड में रहकर ही खुश हो। तुमको मैं दिखा रहा हूं कि ये है चीजें, इसको तुम अचीव कर सकते हो, तुम्हारे बस में है। एक चीज होगी, इसको देख के एक बंदा होगा डिमोटिवेट, और एक होगा मोटिवेट कि यस आई हैव टू अचीव दिस लेवल ऑल्सो। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे करते हो। हाँ, लेकिन साथ साथ ये बात भी है कि जिनको ये चीजें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही, वो जस्ट स्किप मारे इस पोर्शन को, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल अपने पास हो गया। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे अगले वाले पॉइंट पर। एक बार मैं टाइम पे थोड़ा सा नजर दौड़ाऊंगा, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं आज मैं इंपल्स करा पाऊंगा पूरा ढंग से, है। तो बोल रहा इनिशियल मोमेंट इज शोन इन द फिगर, वापस वही 2m और ये m, और इसको इस बार ये वर्टिकल था, ये आपका रेस्ट पे है, और आपसे कहा गया है कि ये जो है इसको इधर वेलोसिटी दे दी। अब जैसे ही वेलोसिटी दे दी तो ये तो फिक्स्ड है नहीं, ये आगे जाएगा, ये भी इसके साथ आगे जाएगा।
तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय m मास एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 2m। ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये मैं कल से कराते हुए आ रहा हूं, आज भी मैंने ये बात करा दी है। 2m की मैक्सिमम स्पीड आपको पता होगी, आप समझ भी गए होंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा तो आप ये बात समझ रहे होंगे कि टेंशन का एक कंपोनेंट 2m को इधर खींच रहा है। जब तक ये इस पोजीशन में रहेगा तब तक टेंशन इधर लगती रहेगी और 2m की स्पीड बढ़ती रहेगी। तो ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये वापस झूल के ऐसा आएगा नीचे। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने पे और वापस इधर आने पे, इस बार जब वापस ये इधर आएगा तब इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। मेरे हिसाब से तुमको अब ये चीजें समझ में आती होंगी। सेकंड वाला पोर्शन ये आपको ट्राई करना है, मैं सिर्फ फर्स्ट बता रहा हूं आपको। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहली बात जो मैंने यहां पे समझी वो ये कि अगेन यहां मैं कह दूंगा कि एक्स डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज व्हाट, इट इज जीरो। टेंशन का जो फोर्स है वो इंटरनल है और इस वजह से हम क्या कहेंगे, अगेन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कांस्टेंट। इस बार सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम नॉन जीरो है क्योंकि ये चल रहा है इनिशियली। तो अगर ये चल रहा है तो सेंटर ऑफ मास चलता रहे। आप यहां से इस बात को समझें कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2 जो कि 0 है अपॉन m1 प्लस m2 जो कि 3m आ जाएगा। वही घिसी पिटी सी चीज जो हम बार बार करते आ रहे हैं। एक्चुअली u/3 से सेंटर ऑफ मास चल रहा है। अब इस बात को आपको समझना है कि जब ये सेंटर ऑफ मास चल रहा है तो ये भी आगे जाएगा, ये भी ऐसा आगे जा रहा है। तो मान लो इसने मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली तो अभी भी भाई बात तो वही है कि 2m के हिसाब से, सुनना बात को ध्यान से, 2m के हिसाब से तो ये सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। 2m के हिसाब से अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, भाई आपको ये समझना होगा कि मैक्सिमम हाइट से क्या मतलब, मैक्सिमम हाइट से मतलब 2m के हिसाब से अगर तुम 2m है तो तुमको ये लगेगा कि भाई ये ऐसा गया और यहां जाके रुक गया और फिर वापस नीचे आ गया। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? अगर तुम 2m हो तो तुम तो खुद को रेस्ट पे मानोगे, तुमको m दिखेगा ये नीचे, तुम क्या बोलोगे, ये यार कलर भी नहीं दिख रहा होगा ना, तो तुम 2m हो, तुमको m कहां दिखेगा, ये नीचे, और तुम्हारे हिसाब से तुम रुके हुए हो तो ये 2m जो है वो कैसा जा रहा है, वो ऐसा जा रहा है, 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 यहां जाके मैक्सिमम हाइट पे रुका और फिर वापस नीचे आ गया। तुम्हारे लिए तो ये जब यहां गया तो यहां पर क्या हुआ होगा, रुका होगा, ये रुका होगा ये भाई। तो अगर ये रुका होगा इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी मेरे भाई। इस मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल ही होगा। दोनों की वेलोसिटी जब सेम होगी, ये भी इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जाएगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चल रहा होगा। अगेन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अच्छा मैं बता दूं क्यों ऐसा, भाई तुम खुद सोचो ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। इतनी बात क्लियर है कि दोनों की वेलोसिटी सेम तो होना है। क्यों होनी है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये रुक गया। मतलब कब रुकता है भाई, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। अगर वेलोसिटी सेम है मतलब ये भी v है और ये भी अब v है, तो v जब आप कॉमन निकाल लेंगे, ये मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं कि जब वेलोसिटी सेम होगी तो सेंटर ऑफ मास के इक्वल ही आ जाएगा मामला। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कहेंगे कि ये आपके पास सिचुएशन होगी। अब आपको VCM तो पता है, वो u/3 है। आपको बस ये नहीं पता कि यार कितना एंगल चल गया। अगर ये एंगल चल गया वो पता लग जाए तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये कितना हाइट जो है वो ऊपर चले गया। क्यों कि ये डिस्टेंस है आपकी कितनी, L cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी L थी, ये L cos थीटा है, तो ये आ जाएगा L माइनस L cos थीटा। आ रही है बात समझ में? तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन तो मैंने एक तरीके से लगा दिया, वेलोसिटी को सेंटर ऑफ मास से इक्वेट करके मोमेंटम कंजर्वेशन ही तो लगाया मैंने। आ रही है बात समझ में? मैं अब लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन।
एनर्जी कंजर्वेशन की जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन के दौरान मैं जानता हूं कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों की, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दोनों की इज एक्चुअली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो। इनिशियल की जब आप बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, इट इज हाफ 2m, ओ सॉरी वो तो जीरो ही है, 2m तो रेस्ट पे, तो हाफ m और u स्क्वायर, पोटेंशियल मान लो मैंने ये रेफरेंस ले लिया तो 2m का तो आ जाएगा 0, लेकिन क्योंकि ये l डिस्टेंस नीचे है तो ये आ जाएगा माइनस का mgl, माइनस का mgl। पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों लिख दी, इसकी तो 0 ही है। जब आप इधर जाओगे फाइनल मोमेंट पे आओगे तो ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो क्यों ना सारा मास एक साथ ही लिख दिया जाए, हाफ 3m और ये कितना आ गया vcm का स्क्वायर। तुम देख रहे होंगे इतनी देर से जो मैं सवाल करा रहा हूं ना वो एक जैसे ही है, ये बस रूप बदल के आ रहे हैं, बस सवाल सब में वही काम हो रहा है, सब में वही काम हो रहा है। तो हाफ 3m vcm का स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल, इसकी तो 0 है क्योंकि इसने तो लेवल चेंज नहीं किया, ये कितना नीचे, ये l cos थीटा नीचे है, की जो पोटेंशियल आएगी वो आ जाएगी माइनस का mgl cos थीटा। आपको vcm पता है इन टर्म्स ऑफ यू, अब बड़े आसानी से यहां पर l cos थीटा माइनस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो जो कट रहा है वो काट दिया, m कट रहा है, ऐसे ही u स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, यहां से कितना आ रहा है 2gl, तो ये आ जाएगा अपने पास gl, 2 से 2 कट गया, ठीक है। इधर कितना आ गया अपने पास, ये भी आ गया gl, अरे यार क्या बात कर रहे हो, तो ही आ गया, चलो बात है। और ये आ जा रहा है अपने पास 3/2 और vcm कितना आ रहा है अपने पास u/3, u/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 2gl/9, 2 से 2 कट गया, 3 से ये गया 3 टाइम्स, और ये आ गया अपने पास कितना gl cos थीटा, ठीक है। तो यहां अगर तुम देखोगे तो बेसिकली तो मुझे l - l cos थीटा निकालना, जो भी जैसे निकालना वैसे कर लो, जो काट रहे हो काट दो, ठीक है। gl से gl तो कट ही जाएगा, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो यहां पर जो चीज बचेगी वो क्या बचेगी, वो बची 1/3 और ये cos थीटा आ गया अपने पास इतना। तो अगर मैंने सब कुछ कैलकुलेशन सही की हैं जो मैंने की हैं, cos थीटा की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई, तो यहाँ पे 1/3 रखो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2l/3। देखा आपने क्या हो रहा है, ये क्या ये वही सेम सवाल नहीं आ गया, l डिस्टेंस टाइप से 2l/3 हाइट चढ़ा, जो पहला सवाल किया था वैसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ सेम ही कर रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है सवाल कर सकते हैं, ठीक है। हमने बड़े ही अच्छे तरीके से मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल किए हैं। हालांकि आप, मैं जानता हूं कई जब बच्चों के दिमाग में चीज आ रही होगी कि सर जी क्या इतना इनफ है आईआईटी के लिए, देखो यार आईआईटी के लिए मैं इससे कम पढ़ा दूंगा ना वो भी इनफ है। आईआईटी इज अबाउट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट्स, ओके, एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू डू द क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाए। तो अब बात आती है कि उसके बाद आप आईआईटी के लिए जब तैयारी आपकी जो होती है, तो एक तो होता है क्लास से पढ़ना, कंसेप्ट को अप्लाई करना, सीखना, और उसके बाद की बात होती है कि आप भर के क्वेश्चंस लगाओ आईआईटी एडवांस लेवल के, ठीक है, एक अच्छी बुक के साथ, ठीक है। अब वो जब क्वेश्चंस आप करोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, कहीं आप फंसोगे, फिर उसके जो डाउट्स जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो डाउट्स जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी रियल प्रिपरेशन निखर के आती है। वो डाउट्स आप कैसे पूछ रहे हो, कहां से पूछ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि डाउट सॉल्व करते वक्त भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं कई बार, जिसमें से कई तरीके जो है बहुत लेंदी और बकवास हो सकते हैं, और कई तरीके बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग और आपको कुछ नई चीज सिखाने वाले हो सकते हैं। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो आईआईटी को क्रैक करना इज नॉट अबाउट अटेंडिंग द क्लासेस। अभी जानता हूं, मैं हमेशा बच्चों को कह रहा हूं कि अभी जो ये ट्रेंड चल रहा है उसमें होता क्या है कि बच्चा अपनी ऑनलाइन क्लास भी कर रहा है, वो ऑफलाइन भी जा रहा है, वो स्कूल की भी क्लास कर रहा है,
वो यूट्यूब पे भी 10 जगह से पढ़ रहा है। रियल चीज है आपकी सेल्फ स्टडी। अगर आप वहां लैग कर रहे हो तो आप 10 की जगह 1000 जगह से पढ़ लो, आपका काम नहीं बनेगा। ये क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो इट इज ओनली, यू कैन से इट इज 30 to 40% ऑफ योर प्रिपरेशन या 20% ऑफ योर प्रिपरेशन। द रिमेनिंग इज 80%, वो आपका है सेल्फ स्टडी एंड देन योर डाउट्स, वो इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो कहानी है आपकी सेल्फ स्टडी, जिसमें आप रेगुलर जो डीपीपी सॉल्व करोगे, आप वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें जो टेस्ट पेपर्स दे रहे हो, आपका रिवीजन जो चलना चाहिए, तो ये सब कुछ मिला के कंप्लीट पैकेज होता है जो आपको आईआईटी के दरवाजे के अंदर जाने का एक तरीके से आई कार्ड देता है, तभी आप एंटर कर पाओगे। अदरवाइज जो कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या ये लेक्चर इनफ है, तो यार इनफ से मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ आप ये पढ़ के और सिर्फ ये क्वेश्चंस करके और इन्हीं को करते रहोगे तो आप आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक निकाल लोगे, जी नहीं, जी नहीं। हाँ, अगर कोई सच में बहुत ही मतलब तगड़े आईक्यू वाला बंदा है तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि हाँ वो बिल्कुल निकाल लेगा एक अच्छी रैंक। लेकिन अगर वो बंदा भी थोड़ा सा और एफर्ट मारेगा अपने सेल्फ स्टडी में तो वो सिंगल डिजिट तक भी जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब मैं बोलता हूं कि ये सफिशिएंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही पढ़ रहे हो, ये बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं है। आपको जो नोट्स दे दिए बस उसी को रटते रहो रटते रहो रटते रहो, आपका काम खत्म। यहां इट इज आईआईटी, ये आईआईटी है और यहां पे आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी जो बच्चा है वो क्या करता है, वो अपने सेल्फ स्टडी पे मेहनत ना करने की बजाय जो क्लास के दौरान जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम दे आर वेस्टिंग इन दैट थिंग। स्कूल ले लो, ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो, भाई अगर आप कहीं एक जगह से पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि यार यहां सही पढ़ाई हो रही है तो जस्ट फॉलो दैट। हाँ, कभी कभार अगर आपको डाउट्स उठते हैं तो उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए यू कैन मतलब टेक सम हेल्प फ्रॉम सम अदर सोर्सेस लाइक यूट्यूब या और कुछ भी, जैसा ये हो गया ये हो। अब मैं कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा रफ्तार सीरीज को फॉलो कर रहा है तो प्लीज आप फिर रफ्तार सीरीज ही फॉलो करो एकदम रिलीजियसली, है ना, रफ्तार सीरीज ही फॉलो करो। ऐसा नहीं कि फिर अब कुछ और हुआ तो आप वहां भी उचक गए, वहां भी चले गए, आपने देखा अच्छा यहां भी एक लाइव क्लास चल रही है उधर भी चले गए। समझो आप, इससे आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, उम्मीद है अगर आप बात समझोगे, ये मैंने तुम्हारे हित में बात कही है, ये मैंने तुम्हारे हित की बात कही, हित मतलब तुम्हारे क्या बोलेंगे उसको, अच्छाई, अच्छे की, भले की बात करी है ना। चलिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं इंपल्स की। मैं पहले नजर डालूंगा टाइम पे और फिर हम बात करेंगे। चलिए, इंपल्स, इंपल्स क्या होता है। पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको यार जे से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई से भी रिप्रेजेंट, हमारी जैसी मर्जी हो वो सिंबल आप इधर ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, पहली बात ये डिफाइंड है एक फोर्स के लिए। जब भी कोई फोर्स होगा उसका आप इंपल्स निकाल सकते हो, और ये है क्या, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कि फोर्स जो लगा वो किसी टाइम तक लगा होगा, किसी टाइम ड्यूरेशन में लगा होगा। भाई 0 से लेकर मान लो 4 सेकंड तक लगा, या 2 सेकंड से 6 सेकंड तक लगा, या 10 से लेकर 30 सेकंड तक लगा। एक टाइम ड्यूरेशन पे किसी भी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगा होगा, या अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग अलग फोर्स लगे होंगे। तो उस फोर्स का उस टाइम ड्यूरेशन में जो एक इफेक्ट निकल के आ रहा है उसको हम कहते हैं इंपल्स। और इंपल्स को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है कैसे, मैं आई भी ले सकता हूं, यहां पे सिंबल ऐसी कोई बात नहीं है, आप आई लेना चाहते हो आई ले लो। मैं आई इसलिए बस नहीं ले रहा था क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल भी जनरली आई आ जाता है ना। इंपल्स जो आपका निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, वो डिफाइन होता है इस तरीके से। तो इंपल्स ऑफ अ फोर्स for a time interval of t1 is equals to, let's say, time interval for a time interval from t1 to t2, t1 से t2 या t इनिशियल से t फाइनल, तो वो इंपल्स जो होगी किसी फोर्स की वो आ जाएगी इस तरीके से आप इंपल्स निकाल सकते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो इंपल्स है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन आ गया है और मुझे पता है इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व, तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर
फोर्स टाइम कर्व। अब आपको यह भी पता है कि एरिया कब पॉजिटिव लिया जाता है, कब नेगेटिव लिया जाता है ना? सारी बात आपको पता है। तो ये एरिया अंडर द कर्व आपके पास ये कहानी आ जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान लो कोई एक पार्टिकल था, और उस पे जो है बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, एक पार्टिकल था, इस पे बहुत, ये चलो पहले एक नॉर्मल केस देख लेते हैं। मैंने कहा कि ठीक है यार, तुम्हारा फोर्स जो था, अभी अपने कहा कि इंपल्स आ रही है कुछ ये तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड इंपल्स। अच्छा, यूनिट की बात आप करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ऐसा यूनिट जो आज इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड जो है इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन आप लिखेंगे तो फोर्स की m1 l1 t माइनस 2 होती है, तो इंटू टी हो जाएगा, तो m1 l1 t माइनस 1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी, है ना? ये आपकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन। अब मैं ये कह रहा था कि अगर फोर्स आपका कैसा हो जाता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाता है। फोर्स अगर आपका कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है, तो आपको यह समझना होगा कि जो इंपल्स रहेगी, इंपल्स निकालते वक्त क्योंकि वो फोर्स कांस्टेंट हो चुका है, तो आप इसे बाहर ले सकते हैं, नो डाउट। और अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचा? dt, तो ये आ जाएगा आपके पास t1 से t2 तक। अब इधर बात को समझो कि इंटीग्रेशन ऑफ dt ये आपको क्या देगा भाई? ये आपको दे देगा टोटल वो टाइम इंटरवल जो भी आ रहा होगा डेल्टा t, जिसको आप t2 माइनस t1 भी कह सकते हैं भाई। 1 का इंटीग्रेशन t, लिमिट आएगी t1 से t2 तक, एक बार रखूंगा t2, एक बार रखूंगा t1, तो आपके पास क्या आ जाएगा? t2 माइनस t1, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फोर्स इनटू जो भी आपका टाइम इंटरवल था, ये आपका आ जाएगा इंपल्स। ये कुछ ऐसी ही बात हो गई जैसे कि हम कहते थे कि यार वर्क कैलकुलेट करते वक्त अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन से वर्क निकलेगा, और अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट डी हो जाएगा। यहां टाइम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसा मत सोचना सर ये क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। तो इंपल्स की डायरेक्शन किधर होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इंपल्स लग रही होगी, तो इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर जिस तरीके से क्या नेट फोर्स निकलता है, नेट इंपल्स नहीं निकल सकती? बिल्कुल निकल सकती है। क्यों नहीं निकल सकती? नेट इंपल्स भी निकल सकती है, और यहीं से अपने को समझ आएगी इसकी कि इंपल्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए एक पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लगता है F1, F2, और ऐसे करते करते बहुत सारे फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहे हैं। आई बात समझ में? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब यहां पे मैंने कहा कि इंपल्स ऑफ F1 फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ लेट्स से मतलब T1 से T2, इंपल्स ऑफ F1 फ्रॉम T इनिशियल टू T फाइनल, ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख लो। तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F फ्रॉम T इनिशियल T फाइनल, है कि नहीं? इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि यार फिर तो F2 की भी इंपल्स बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल हम बताएंगे क्या होगी। उसी टाइम इंटरवल में F2 की इंपल्स आपको निकालनी है, तो आप F2 को इंटीग्रेट कर दो टाइम के साथ, है कि नहीं? इसी तरीके से जो nth फोर्स लग रहा है Fn की भी इंपल्स आप निकाल सकते हैं, और ये इंपल्स आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से, नो डाउट। अगेन ये आ जाएगा आपके पास T इनिशियल और ये आ जाएगा T फाइनल। तो यहां से जब आप ये बात करने लगेंगे, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे चाहिए नेट इंपल्स, क्या चाहिए मुझे चाहिए नेट इंपल्स। नेट इंपल्स क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली इन सबको ऐड कर दो। कैसे ऐड कर दें भाई? वेक्टोरियली ऐड कर दो। चलिए ऐड करते हैं। ऐड जब मैं करूंगा तो ये dt कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रल का साइन कॉमन आ जाएगा, अंदर जो बचेगा तुम शायद समझ पा रहे होंगे, वो बचेगा F1 प्लस F2 प्लस Fn, सभी का वेक्टर एडिशन है, तो ये आपके पास आ जाएगा नेट फोर्स, और ये आ जाएगा dt, T इनिशियल से T फाइनल। और यही जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? नेट फोर्स होता है आपके पास dp बाई dt, नेट फोर्स होता है आपके पास dp बाई dt, होता है क्या नहीं?
नेट फोर्स अगर आपके पास dp बाई dt होता है तो dt से dt जो है वो उड़ जाएगा, है ना। वैसे वैसे मैथमेटिकली ऐसा काटना बहुत ही गलत है, ये पाप है। फिजिक्स में आप काट सकते हो, है ना। चलो मैं नहीं काटता यार, ठीक, मैथमेटिकली, क्योंकि ये रॉन्ग होता है ना, क्योंकि आप वो एक तरीके से ऑपरेटर, मैथमेटिक्स में इसको क्या ट्रीट करते हैं, मैथमेटिक्स में हम ऐसा कह देते हैं कि भाई ये ऑपरेटर है। वैसे यू कैन ऑल्सो ट्रीट इट एज अ क्वांटिटी, डिफरेंट क्वांटिटी, जैसे कि dt एक क्वांटिटी है ना। लेकिन आप समझो अगर ये ऑपरेटर है तो फिर वो बात थोड़ी सी गलत हो जाती है, ऐसा ऑपरेटर से नहीं काट सकते। मतलब कुछ ऐसी बात है जैसे मैंने कहा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो आपने कहा कि भैया एस से एस काट देता हूं मैं, है ना। ऐसे नहीं होता भाई, है ना। तो इसलिए मैथमेटिक्स में थोड़ा ये चीज अलाउड नहीं है। बाकी अगर आप इसको डिफरेंट क्वांटिटी लेके ट्रीट कर रहे हैं तो यस यू कैन कैंसल इट। खैर, मेन चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि dt से dt उड़ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dp, और लिमिट भी फिर कहां से कहां की आ जाएगी, p इनिशियल से p फाइनल, वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा आपका डेल्टा p। इसको कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलती है हमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम की स्पेलिंग की गारंटी मैं नहीं लेता भाई। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहती है कि नेट इंपल्स जो होगा किसी भी बॉडी पे, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये है आपके पास इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ऐसा करेंगे यार, आज है ना हम इसको बस स्टार्ट करते, थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी की कहानी हम कल देखेंगे। इसमें जो अच्छे क्वेश्चन है ना वो हम कल ही देखेंगे अच्छे से। आज एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। पहले तो एक बहुत ही बेसिक सवाल ले लेते हैं, बहुत ही बेसिक, एकदम लल्लू सवाल लेते हैं, एकदम लल्लू वाला, ठीक है। एकदम लल्लू सवाल लेते हैं, बहुत ही बेसिक, ठीक है। मान लो जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास एक ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट मान लो रखा है जिसका मास है कुछ आपका कितना 10 kg, ठीक है। और इस दौरान आपसे पूछा गया कि फाइंड द इम्पल्स या फाइंड दी पहला impulse of mg, impulse of normal reaction और impulse कौन सी, net impulse। find the value of इन तीनों की वैल्यू फॉर द टाइम इंटरवल, ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए एकदम रद्दी सवाल दिया, एकदम रद्दी, एकदम चिंदी मतलब। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले जिस भी इंपल्स की बात हो रही है, जिस फोर्स की बात हो रही है, जिस फोर्स के इंपल्स की बात हो रही है, वो फोर्स आप कैलकुलेट कर लीजिए। भैया mg की बात हो रही है तो mg मुझे पता है वो है 10 न्यूटन, नॉर्मल भी कितना है 10 न्यूटन, और नेट फोर्स मुझे पता है वो है 0, है ना, क्योंकि ये रेस्ट पे रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंपल्स ऑफ mg, तो आप सीधे बोल देंगे कि भाई 10 इंटू 10, नीचे लग रहा है इसलिए माइनस जे कैप, तो ये आ जाएगा माइनस का 100 जे कैप, ठीक है। नॉर्मल ऊपर लग रहा है 10 इंटू 10 और प्लस का जे कैप, तो ये आ जाएगा प्लस का 100 जे कैप। और यहां पर या तो दोनों का एडिशन करके बोल दो या कैसे भी बोल दो, ये आ जाएगा 0, बिकॉज नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स इज 0, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज आल्सो नॉट चेंजिंग। नेट इंपल्स इज 0, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज आल्सो नॉट चेंजिंग। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्यों करवाया ये रद्दी सा सवाल। इसके पीछे वजह ये है कि अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि भाई इंपल्स को हमेशा वो देखते हैं, अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना, तो अगर तुम जेई रफ्तार जेई फॉलो करते हुए आ रहे हो तो भी स्कूल में तो तुमको इंपल्स से तुम्हारा जो है दोस्ती करवा दी गई होगी, है ना। और अगर तुमने जैसे भी पढ़ा है इंपल्स मतलब तुम कैसे भी आ जाओ, तुमने इंपल्स का नाम जरूर सुन लिया होगा। अक्सर कई लोग ये एक
मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं कि इंपल्स इज ओनली डिफाइंड फॉर इंपल्सिव फोर्सेस। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इंपल्स ऐसा नहीं है कि वो इंपल्सिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, जो कि होते हैं हाई मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस। इवन व्हेन द फोर्स इज द मतलब नॉर्मल टाइप के फोर्स होंगे, इट इज नॉन इंपल्सिव फाइनाइट फोर्सेस होंगे, तब भी यू कैन डिफाइन द इंपल्स, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कई बार बच्चों को रहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा मेजोरिटी बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों को इनिशियल लेवल पे रहता है ना, जो ज्यादा या स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं तो उनको ये चीज रहती है कि यार इंपल्स जो है ना, वो तो बहुत ही वो हाई इंपल्सिव फोर्सेस का निकाला जाता है, नॉर्मल फोर्सेस का इंपल्स शायद नहीं निकलता होगा, निकलता है मेरे भाई, ठीक है। तो इंपल्स निकलेगा, फोर्स कैसा भी हो इंपल्स जरूर निकलेगा। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि अगर मैं ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर देता हूं, जैसे मैंने कहा कि यार टाइम इंटरवल था अपना dt, तो उस dt टाइम में mg का इंपल्स भी जीरो, क्योंकि वो टाइम जीरो हो जाएगा, नॉर्मल का इंपल्स भी जीरो आ जाता। तो ऐसे फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड फाइनाइट है, उन फोर्सेस का फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम देयर विल बी नो इंपल्स। और आप ये इससे क्या मतलब निकालोगे? इससे आप ये मतलब निकालोगे कि ऐसे फोर्सेस थोड़े से ड्यूरेशन में मोमेंटम में चेंज नहीं ला सकते। कहने का मतलब, मैंने एक पार्टिकल को गिराया रेस्ट से, तो किसी टाइम t प्लस 2 सेकेंड्स पे और अगला टाइम 2 प्लस dt सेकेंड्स पे, तो मैंने dt टाइम इंटरवल के अंदर की बात करी, तो मैं तुमसे पूछूं कि भैया वेलोसिटी v थी तो अभी कितनी आई होगी, तो तुम कहोगे यार dt टाइम में तो सर वेलोसिटी में चेंज भी थोड़ा सा ही आया होगा dv, तो वेलोसिटी पहले v थी अभी v प्लस dv है, लगभग v ही बोलेंगे। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द मोमेंटम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सच फोर्सेस whose value is finite and the time interval is infinitely small, so they will not create any significant change। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे इसको समझाऊंगा मैं। और आज का मामला समाप्त करते हैं हम इस सवाल के साथ। सवाल में आपको कह रहा है इंपल्स बतानी है 0 से 10 सेकंड तक, आपको ग्राफ दे रखे हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाल लो। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, 0 से 10, ये कर्व भी पूरा 0 से 10 सेकंड तक है, तो पूरा एरिया निकाल लो, कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 न्यूटन सेकंड, पॉजिटिव आएगा। इसकी बात करेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये इंपल्स है तो आई कैप आएगा मेरे भाई, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा नहीं तुम इसको सीधे सीधे ऐड कर दो, वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक्स डायरेक्शन का इंपल्स है। ऐसे यहां पर क्या आएगा, 5 इंटू 10, ये आ जाएगा -50 जे कैप। ये अच्छा सर आगे का तो आगे कर भी नहीं है, इसका मतलब फोर्स नहीं है, तो ये आ गया इसका इंपल्स, और यहां का इंपल्स जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो 0 के कैप। ऐसा नहीं पता लगे 50 -50 करके 0 कर दो, ना जी ना, इंपल्स यहां पर आएगा आपका 50 आई कैप -50 जे कैप। इधर इंपल्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना मेरे भाई, वो आएगा 50√2 न्यूटन सेकेंड। इस सवाल को करवाने के पीछे का उद्देश्य ये नहीं था कि एरिया अंडर द कर्व तुम्हें आता है कि नहीं, बस ये देखना कि तुम आई कैप जे कैप के हिसाब से इसको सॉल्व करते हो कि नहीं। तो आज हम वैसे इंपल्स का मैंने तो सोचा था पूरा कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन इसका बस इंट्रोडक्शन ही हम दे पाए, तो बाकी की कहानी अब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, जो कि आपकी होगी ऑब्वियसली कब, मंडे को, और ट्यूसडे को अपन ये चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो ट्यूसडे के बाद जो है फिर अपना एकदम बिल्कुल जो पराकाष्ठा है मैकेनिक्स की, आरबीडी, वो स्टार्ट होगा, जहां पर टफनेस और बढ़ेगी, ठीक है ना। तो वो हम स्टार्ट करने जाएंगे कहां पर, ट्यूसडे के बाद, मतलब वेडनेसडे से। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।